हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों का एमर्स अड्डा पे। आज के वीडियो में हम चित्रांकन की पद्धतियां और माध्यम और टेक्निक्स यानी मीडियम एंड टेक्निक इनके बारे में देखेंगे, जो कि चित्रकला से संबंधित है। अगर वीडियो बहुत लंबा होगा तो हम इसे दो पार्ट में देखेंगे। पहले में चित्रांकन की पद्धतियां और दूसरे में मीडियम एंड टेक्निक्स को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हमें क्या है, चित्रांकन होता क्या है। तो चित्रांकन का अर्थ है प्रतिरूपण। प्रतिरूपण यानी किसी चीज को बनाना जिसमें परिप्रेक्ष्य का ध्यान रखा जाए। परिप्रेक्ष्य क्या होता है? बैकग्राउंड। और यह व्यापक अर्थ वाला, जो चित्रांकन है व्यापक अर्थ वाला शब्द है। इसके अंतर्गत चित्रांकन की समस्त विधाएं या किसी भी तरह से कुछ भी बनाया जाए वो सभी शामिल होती है। जैसे कोई भी माध्यम, जैसे चूने से बना हो, गेरू से, खड़िया से, पेंसिल, चारकोल, तोलिका या पट्टिका, किसी भी चीज से बना हुआ कोई भी चीज क्या है, चित्रांकन कहलाएगा। और किसी भी सतह पर हम इन सब के द्वारा किसी भी सतह पे कुछ भी बना दें। जैसे एक हमने ये लाइन खींच दी तो ये क्या है, चित्र है। किसका? ये लाइन का चित्र बन गया। हमने इसे गोल बना दिया, ये क्या है, सर्कल का चित्र बन गया। तो वो क्या है, चित्र कहलाता है। और कला की जिस सामग्री या पद्धति द्वारा बनाया जाता है उसे चित्रांकन पद्धति कहते हैं। चलिए इसके कुछ पक्ष हैं, जैसे सामग्री और रूप योजना। रूप योजना और सामग्री। तो सामग्री में क्या आती है? चित्र में निर्माण हेतु अनेक सामग्रियों प्रकार का और रूप होते हैं। जैसे इनको तीन भाग में बांटा जाए जो सामग्री। कौन कौन से? उपकरण, किस उपकरण से चित्रांकन किया गया, कैसा रंग भरा गया, और सामग्री का प्रभाव क्या। तो उपकरण में क्या है, ये जैसे पेंसिल से हम बनाते हैं, पेन से, तूलिका से, नाइफ पेंटिंग भी होती है। इन उपकरणों के आधार पर विभिन्न विधाओं द्वारा चित्रांकन किया जाता है। अलग अलग टेक्निक्स से किया जाता है। जैसे तूलिका में जल रंग में भी प्रयोग होता है, ऑयल पेंट में भी होता है। चाकू के क्या है, खासतौर से ऑयल पेंट में ही प्रयोग किया जाता है। फिर जिस पेंसिल चित्रांकन, जिसे पेंसिल चित्रांकन पेंसिल से करेंगे, पेन चित्रांकन पेन से अगर किया तो कहा जाता है। अब आता है अगला हमारा क्या है, रंग। जब रंगों को मिलाए जाने वाले बाध्य पदार्थों एवं वाहनों के आधार पर चित्रांकन को सूखे माध्यम और गीले माध्यम में, यानी वेट पेंटिंग और ड्राई पेंटिंग, दो रूप में बांटा गया है। जैसे सूखे माध्यम क्या है, पेंसिल से हम कर रहे हैं, स्केच बना रहे हैं, पेस्टल कलर आते हैं, ये सब क्या है, सूखे। गीले में ऑयल पेंट है, टेम्परा है, एक्रेलिक है, वाटर कलर है, ये सारे क्या है, गीले माध्यम में आते हैं। फिर नेक्स्ट है सामग्री का प्रभाव। जैसे उपकरण और रंग सामग्री की सहायता से चित्र फलक पर प्रयोग द्वारा जो आकार के चित्र बनते हैं वे सामग्री के इस्तेमाल के अनुसार चित्र तल को प्रभावित, यानी कि किस सामग्री, कौन सा चित्र तल है जिसपे किस सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए, वो कह रहा है। ये प्रभाव रेखा वाश के रूप में प्रकट होते हैं, या फिर रेखी या वाश तथा रेखी एवं वास कहते हैं। रेखा और वास जब मिलता है तो रेखी वास। अब इसमें वर्ण योजना के आधार पर अवर्णी हो गया, एक वर्णी हो गया, बहुवर्णी हो गया। यानी अवर्णी का मतलब ब्लैक एंड व्हाइट, कोई कलर नहीं है। एक वर्णी एक सिंगल कलर, जब मोनोक्रोमेटिक कहते हैं। बहुवर्णी को क्या हुआ, एक से अधिक, बहुत सारे कलर को मिला के चित्रण किया जाए। चित्र हमारा सामग्री के आधार पर था। अब रूप के आधार पर, तो रूप, जब चित्रकार के मस्तिष्क में सूक्ष्म एवं स्थूल रूप योजनाएं जन्म लेती हैं। क्या है, सूक्ष्म एवं स्थूल, यानी कि जब रूप योजना जन्म लेना शुरू करती है और जब चित्र फलक पर अवतरित होती है। यानी चित्र फलक, जैसे ये मान लेते हैं हमारा कैनवास है, जब इस पे उसने बनाना क्या कर दिया, किसी चित्रकार ने बनाना शुरू कर दिया, तो एक अमूर्त या मूर्त, जैसे एक आदमी का बनाया हमने तो क्या, मूर्त रूप। कुछ भी अगर और कुछ बनाते हैं जिसमें किसी फिक्स मूर्त का ना हो, प्रतिनिधित्वात्मक रूप योजना कहलाती है। ये क्या है, उसकी प्रतिनिधात्मक रूप योजना।
और अमूर्त में जैसे अज्यामिति ज्यामिति दोनों प्रकार का हो सकता है। अमूर्त में ज्यामिति यानी जैसे महल कोई ये क्यूब का बना दिया, क्यूब बन गया या कुछ भी बन गया, वो क्या हो गया ज्यामिति रूप से। अज्यामिति यानी कि कुछ भी बना दो, जिसे कोई फिक्स माप या फिर तौल न रखी जाए, हो सकता है। अब इसके पद्धतियां हैं, जैसे रेखी द्विआयामी, रेखी त्रिआयामी, रेखा विहीन द्विआयामी और रेखा विहीन त्रिआयामी। यानी जो चित्रांकन की पद्धतियां इसमें क्या है, मेन 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। इसमें क्या है, हम आगे वाले पार्ट को ये हटाएं तो इसमें क्या है 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल, इन दोनों पे चलती है। यानी कि उसमें रेखाओं के द्वारा 2 डायमेंशनल दिखाना या 3 डायमेंशनल, या फिर बिना रेखा के रंगों के द्वारा या फिर और कोई सी प्रभाव उसमें डाल के उसको 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल के रूप में प्रदर्शित करना। फिर रूप सौंदर्य के आधार पर, जो रूप का सौंदर्य है उसके आधार पर क्या है, तो परंपरागत आदर्शवादी, इसमें आकृतियों की विषमताओं एवं कुरूपताओं को कम करके उन्हें आदर्श अनुपात में, ये क्या आदर्श, किसी भी चीज की आदर्श अवस्था क्या होती है, जो उसमें की अलग अलग जो विषमताएं हैं उसको न माना जाए, एक जैसी। और इसमें क्या परंपरागत आदर्शवादी, यानी कि एक फिक्स अनुपात में किसी भी आकृतियों को अंकित करना। अलंकारिक रूप क्या होते हैं, तो अलंकारिक रूप है जिन आकृतियों को सौंदर्य उत्पन्न करने के लिए अलंकारिता या सजावट को बहुतायत में इस्तेमाल किया जाए। जैसे हांसी, क्या है, किसी एक चित्र को बनाए उसमें हांसी इतने अलंकरण, वो किस लिए कर रहे हैं, ताकि ये चित्र में एक सौंदर्य की अनुभूति हो। और इस प्रकार के रूपों के अंतर्गत यानी कि क्या है अलंकारिक रूप। नैसर्गिक या वस्तु के यथार्थवादी कला से सब उसका पहला रूप है। नैसर्गिक क्या है, यथार्थवादी कला का सबसे पहला रूप है। इसमें सामने उपस्थित दृश्य अथवा वस्तु के समस्त सुंदरता असुंदरता सहित चित्रण, यानी कुछ भी जो जैसा दिखा सेम टू सेम वैसा ही उतार दे, वो क्या है नैसर्गिक। कलात्मक सौंदर्य संयोजन का इसमें कोई, यानी कि अपने मर्जी से इसमें सौंदर्य या फिर संयोजन का किसी भी तरह का प्रभाव न डाला जाए। फिर यथार्थवादी, तो ऐसे चित्रों या व्यक्तियों को बिना किसी आदर्श परिवर्तन किए वैसी की वैसी ही, यानी पूरी कार्बन कॉपी, उसमें कोई परिवर्तन न हो, कार्बन कॉपी कर दी जाए, जैसी वो दिखती है वैसे ही। तो व्यक्ति चित्रण में सबसे ज्यादा इसका प्रयोग, यथार्थवादी क्या है, व्यक्ति चित्रण में सबसे ज्यादा इसका प्रयोग होता है। विकृत के आधार पे, विकृत के आधार पे जैसे आवेशित रेखी पद्धति, इसमें क्या है रेखाओं को वेग के साथ शिथिल, बारीक, मोटी, खुरदरी या चिकनी आदि के रूप में दिखाया जाए। यानी रेखाओं को जहां पे वेग गति है वहां पे वो पतली हो जाएंगी, जहां पे नहीं वहां पे रेखाएं मोटी हो जाएंगी, खुरदरी हो जाएंगी। तो उसके साथ जो दिखाया जाता है उसमें क्या है आवेशित रेखी पद्धति। निर्वर्ण रेखी पद्धति, यानी कि निर्वर्ण यानी बिना रंग के, जिसमें चित्र आकृतियों में गहरे रंग भरने के उपरांत आसपास के धरातलों में इस प्रकार रंग भरना कि आकृति के सभी और थोड़ा थोड़ा खाली स्थान छूट जाए। यानी कि थोड़ा खाली स्थान यानी कि वहां पे रंग न भरा जाए। हमने पहले देखा निर्वर्ण है यानी बिना रंग का, तो जब गहरा रंग भर दिया आकृति में हमने, उसके आसपास ऐसा स्थान छूट जाए जिसमें रंग ही न भरा जाए, वो क्या हुआ निर्वर्ण रेखी पद्धति। फिर आभासात्मक, आभासात्मक में क्या है पूरे चित्र में अमिश्रित रंगों के तिरछे क्षैतिज या बिंदु के रूप में लघु तूलिका, छोटी तूलिका द्वारा के घातों को रूप सृजित की जाती है। यह सृष्टि नहीं है, सृजित रूपों का सृजन किया जाता है, जिसमें सीमा रेखा नहीं होती। सबसे पहले क्या है सीमा रेखा नहीं होती, लेकिन छाया प्रकाश का भरपूर प्रयोग। आभासात्मक में क्या है यानी छाया प्रकाश से ऐसा चित्र बनाया जाता है जिसमें ऐसा लगता है कि उसमें रेखाओं का अनुभूति होती है।
यानी कि हमने छाया प्रकाश से ऐसा दिखा दिया, इसमें कोई सीमा रेखा या ये लाइन नहीं बनी है, लेकिन छाया प्रकाश ही ऐसा दिखाया गया कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे किसी लाइन का आभास होता है। क्या है उसमें? उसका आभास हो रहा है। फिर घनवादी पद्धति। घनवादी में क्या है? इसमें ज्यामितीय रूप में, जैसे शंकु बना दिया, बेलन बना दिया, पिंड बना दिया, या फिर घन बना दिया, कोई भी ज्यामितीय चित्रण कर दिया, तो उसमें क्या है? वो घनवादी पद्धति। अति यथार्थवादी पद्धति क्या है? तो अति यथार्थवादी पद्धति है, इसमें वस्तुओं के विभिन्न रूप हैं, स्थितियों एवं कई वस्तुओं के विभिन्न रूपों और प्रभावों को एक साथ एक ही चित्र में इस प्रकार संयोजना कि उनकी विचित्र, जो उनके चित्र हैं वो स्वप्न लोक के समान, यानी कि स्वप्न के, किसी भी चित्र को ऐसा बनाना कि लगे कि वो स्वप्न में देख के चित्रण किया गया है, तो वो क्या होगा? वो अति यथार्थवादी चित्रण कहलाएगा। आगे क्या है हमारा? तो आगे है हमारा द्विआयामी चित्रण। जो द्विआयामी चित्रों की रचना है वो क्या है? तो सबसे पहले क्या है? चित्रफलक द्विआयामी होता है। ये सबको पता है कि जो हमारा चित्रफलक है वो क्या है, उसमें जैसे ये कैनवास हो गया, तो इसमें क्या है? ये लंबाई और चौड़ाई दो ही चीज, इसमें गहराई नहीं है, यानी जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, गहराई नहीं होती। क्या है? गहराई नहीं होती। जब हम इस पर क्या है? चित्र को अंकित करते हैं, कोई भी चित्र बनाना शुरू करते हैं जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई का प्रभाव हो, जिसमें क्या हो? केवल लंबाई और चौड़ाई का प्रभाव हो, तो ये चित्र क्या होगा? 2 डायमेंशनल। क्या होगा? ये द्विआयामी चित्र होगा। जिसमें क्या हो? लंबाई और चौड़ाई हो, तो वो क्या है? 2 डायमेंशनल। जिसमें लंबाई, चौड़ाई और गहराई को भी दिखाया जाए, वो क्या हो? 3 डायमेंशनल। तो जब हम इसमें गहराई भी दिखाना चाहें तो ये चित्र क्या होगा? 3 आयामी, यानी 3 डायमेंशनल प्रभाव वाला होता है। अब क्या है? 2 डायमेंशनल बनाने के लिए क्या क्या प्रमुख बातें हैं? जैसे चित्र रचना में गहराई का जरा भी विचार नहीं होना चाहिए। सबसे पहला क्या है? गहराई का कोई विचार नहीं डालना चाहिए, और संपूर्ण चित्रफल को एक सपाट यानी 2 डायमेंशनल समझ के उस पर डिजाइन तथा उसके ही हिसाब से संयोजन करना चाहिए। फिर आकृतियों को महत्व के अनुसार छोटा या बड़ा बनाया जाए। जैसे निकट की आकृतियों या दूरी के ख्याल से नहीं, यानी क्या है? आकृतियों को उनके महत्व के अनुसार, जैसे मुख्य आकृति को बड़ी और जो उसके आसपास की उसके सहायक आकृति, जैसे मुख्य आकृति बड़ी बनी और सहायक आकृतियों को छोटी छोटी बनाया जाए। ये नहीं कि मुख्य एक ही बड़ी आकृति बना दी जो नजदीक की है और दूर की को छोटी ऐसे बना दी। इसमें फिर क्या हो जाएगा? 3 डायमेंशनल प्रभाव आ जाएगा। इसमें क्या होगा? ये जो परिप्रेक्ष्य में जो आकृति छोटी वाली आएगी वो 3 डायमेंशनल प्रभाव डालेगी, लेकिन इसमें क्या है? जो सहायक आकृति है उसको दूरी के ख्याल ना करके महत्व, यानी जिस आकृति का महत्व ज्यादा है वो बड़ी, जिसका महत्व कम है वो छोटी आकृति बनाई जाए। छाया प्रकाश और परिप्रेक्ष्य को एकदम ध्यान, जैसे इसमें क्या है? परिप्रेक्ष्य का आ जाएगा, दूरी दिखाएंगे तो इसका कोई भी नहीं करना चाहिए इसमें, और ना ही आकृतियों में छाया प्रकाश डालना चाहिए, नहीं तो इसमें 3D इफेक्ट आएगा। फिर आगे पीछे की आकृतियों के निरूपण। अब क्या है? आगे और पीछे की जो आकृति है उनमें क्या क्या ध्यान देना चाहिए? तो क्या है? आगे की हर आकृति अपने पीछे वाली आकृति के कुछ भाग को छिपाए या काटे। अब इसमें क्या कह रहा है? जैसे ये एक आकृति बन गई, ये पीछे की है, तो जब आगे की आकृति बनेगी तो उसमें क्या है? इसमें कुछ भाग इसको ऐसे दिखे कि ये आगे की तरफ आ रही है, इसका कुछ भाग इसके पीछे कट जाए, यानी कुछ भाग उसके पीछे छिप जाए। रंग योजना में एरियल प्रोस्पेक्टिव यानी परिप्रेक्ष्य का पालन न किया, यानी इसमें न दिखाया जाए कि ये परिप्रेक्ष्य का ध्यान ही न दिया जाए, सीधा सीधा। जैसे आगे की आकृति में गर्म रंग, इसमें क्या है? गर्म रंग, और इससे संयोजित जो पीछे क्या करते हैं उसमें क्या ठंडे रंगों का प्रयोग करके
भरना चाहिए ताकि लगे कि एक आगे है और एक दूसरी पीछे। पीछे की आकृति आगे वाली आकृति से पर्याप्त ऊंची अंकित की जाए। अब क्या है, जो आगे की आकृति है तो पीछे की आकृति क्या होगी, इससे ऊंची अंकित की जाए, इससे ऊंची अंकित की जाए। क्षितिज रेखा को चित्र के ऊपर बॉर्डर लाइन के पास पहुंच जाए तो ये क्या होगा, जो क्षितिज रेखा है वो क्या होगी, ऐसे बॉर्डर लाइन के पास पहुंच जाएगी। फिर बहुत ऊंची मालूम पड़े तो फिर क्षितिज रेखा बनाई ही न जाए। अब नेक्स्ट है, अब चित्र भूमि को बांटना है। इसमें क्या है, चित्र हो सके तो चित्र को अग्रभूमि, मध्य और पृष्ठभूमि के रूप में बांटा ही न जाए। जब हम 3D, 3 डायमेंशनल इफेक्ट किसी चित्र में डालते हैं तो उसको क्या करते हैं, 3 पार्ट में चित्र भूमि को, यानी कि फोरग्राउंड, मिडल ग्राउंड और बैकग्राउंड, 3 रूप में डिवाइड करके उसमें चित्रण करते हैं। फोरग्राउंड में जो मुख्य आकृतियां हैं, मिडिल ग्राउंड में उसके सहायक और बैकग्राउंड में जो परिप्रेक्ष्य यानी कि उसके जैसे महल बन गया या फिर कोई भी चीज, कोई प्राकृतिक दृश्य का बना दिया, उनको लिया जाएगा। वैसे चित्र, यदि चित्र तल का विभाजन करना पड़े, यानी चित्र तल को कोई विभाजन नहीं, बिना विभाजन के 2 डायमेंशनल चित्र बनते हैं। इसमें एक क्वेश्चन बन सकता है, जैसे चित्र तल का विभाजन कितने भाग में किया, मतलब चित्र तल का जो विभाजन किया जाता है वो किस तरह की आकृतियों में, तो 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, एक वर्णी आ गया, बहुवर्णी, किसमें, तो क्या होगा 3 डायमेंशनल। तो रंगों के अलग अलग ऊर्ध्व एवं क्षैतिज पट्टियों के रूप में तलों की रचना की जाए। अब इसमें क्या है, रंगों के द्वारा, इसमें क्या है, रंगों के द्वारा उसको ऐसा दर्शाया जाए कि ये विभाजन है, लेकिन विभाजन नहीं करना है। इनके तलों पर आकृतियां अंकित होनी चाहिए और यदि इन पट्टियों को काटे तो चित्र में विशेष गति और प्रभाव उत्पन्न हो सके। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वस्तुओं में वास्तविक वर्णों के स्थान पर सुंदर और अभिव्यक्ति परक वर्ण योजना का प्रयोग करें और उन्हें सपाट तरीके से प्रयोग में लगाएं। सपाट तरीके से यानी कि एक कलर हमने ये लगा दिया और सिर्फ ऐसा नहीं कि इसको अलग से प्रभाव दिखाते हुए दूसरे कलर को यहाँ पे लगाए, नहीं, और दूसरा कलर एक, यानी कि एक कलर खत्म फिर दूसरा कलर, ऐसे करके उन्हें स्पष्ट दिखना चाहिए कि कलरों के भेद, अलग अलग कलर के जो क्या है भेद, और यहाँ पे जो बीच में जो टच हो रहे हैं यहाँ पे पता ना चले, यहाँ पे पूरा स्पष्ट रूप से पता चलना चाहिए। और जब 3 डायमेंशनल करते हैं तो क्या उसमें पता नहीं चलता है, वो एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए ऐसे अपने टोन को चेंज कर देता है। सभी रूपों के पार्श्वगत एवं सम्मुख स्थानों को अंकित करें और इन्हें वस्तुओं को द्विआयामी में दिखाने में सहायता मिलती है। आकृतियां सरल हो, एकदम बेसिक फॉर्म में हो तो क्या होता है, उसमें 2 डायमेंशनल प्रभाव आता है। नेक्स्ट है हमारा 3 डायमेंशनल रचना, 3 डायमेंशनल जो रेंडरिंग है। अब 3 आयामी रचना से सबसे पहले 3 आयामों को अंकित करने की विधि का ज्ञान, उसमें क्या है, उसकी विधियों का ज्ञान होता है और इस विधि को परिप्रेक्ष्य विधि यानी कि प्रोस्पेक्टिव मेथड्स कहा जाता है। अब देखते हैं परिप्रेक्ष्य क्या है। तो 2 आयामी चित्र तल में गहराई का आभास और आकृतियों घनत्व उत्पन्न, ये 2 नहीं, ये 3 की विधि को ही परिप्रेक्ष्य कहते हैं। ये क्या है, 3 आयामी चित्र तल में। तो 3 आयामी चित्र तल में क्या है, परिप्रेक्ष्य के द्वारा ही उसमें गहराई दिखाई जाती है। 2 टाइप के होते हैं, एक होता है लीनियर प्रोस्पेक्टिव, रेखी परिप्रेक्ष्य, और दूसरा वायवी यानी एरियल प्रोस्पेक्टिव, लीनियर और एरियल। अब देखते हैं रेखी परिप्रेक्ष्य। रेखी परिप्रेक्ष्य का है, इसके आवश्यक, इसमें कौन कौन से, रेखी परिप्रेक्ष्य में क्या क्या दिखाई, तो क्या चित्रतल, जिसे पिक्चर प्लेन या पिक्चर सरफेस कहते हैं। चित्रतल क्या है, ये जिसपे हमें चित्र बनाना है। मान लेते हैं कैनवास है, हाथी का दांत है, लकड़ी है, भित्ति है, ये क्या है, भित्ति यानी दीवार। स्थिर बिंदु, कोई एक पॉइंट चुनेंगे जो स्टैटिक पॉइंट होता है, स्टेशनरी पॉइंट, जिसके आसपास सारी आकृतियां बनाई जाती है। दृष्टि बिंदु, पॉइंट ऑफ साइट होता है जो फर्स्ट उसमें अट्रैक्ट करता है।
लाइन ऑफ विजन यानी स्थिर बिंदु और आंख के बीच में जो एक इमेजिनरी लाइन बनती है उसे लाइन ऑफ विजन। क्षितिज रेखा, दृष्टि स्तर, लाइन ऑफ ऑरिजिन या आई लेवल। फिर वैनिशिंग पॉइंट जिसे अदृश्य बिंदु। तो आइए इनके बारे में देखते हैं। ये अच्छा, सबसे चित्रतल। तो चित्रतल वह काल्पनिक पारदर्शी द्विआयामी तल है जिसकी लंबाई चौड़ाई निश्चित सीमाओं के साथ हम स्वयं को उसकी दूरी की भी कल्पना कर लेते हैं, चित्रतल कहलाता है। यानी चित्रतल वह काल्पनिक पारदर्शी भूमि है जिसके बीच चित्रकार चित्रण योग्य वस्तु को देखता है यानी चित्र बनाता है। चित्रित आकृति को इस प्रकार चित्रभूमि पर वही रूप ग्रहण करता है जैसा दर्शक को दिखाई देता है। नेक्स्ट क्या था हमारा स्टेशनरी पॉइंट। यह वह स्थिति है जहां दर्शक के नेत्र किसी आकृति को देखते हैं। इस बिंदु को स्थिर रखकर ही आकृतियों को सही परिप्रेक्ष्य में अंकन संभव है। दूसरे शब्द में कहें तो बिंदु पर स्थिर होकर आंख किसी दृश्य को देखती है वह स्थिर बिंदु, यानी कि किसी एक चीज को पॉइंट कर दिया हमने, इसके आसपास से इसी के परिप्रेक्ष्य में सारी को सबको देखना क्या है, वो स्थिर बिंदु। पॉइंट ऑफ साइट, जब हम स्थिर बिंदु को किसी सामने वस्तु को देखते हैं तो स्थिर बिंदु के ठीक सामने क्या है, ठीक सामने वस्तु में दृष्टि बिंदु होता है। क्या होता है, वस्तु में दृष्टि बिंदु, या फिर दर्शक की आंख के ठीक सामने क्षितिज रेखा पर काल्पनिक बिंदु। ये क्या, एक काल्पनिक बिंदु मानकर उसके त्रिआयामी की रचना, यानी जो क्षितिज रेखा कहीं भी मान लेते हैं, क्षितिज रेखा का एक गठ किया गया, उसमें कोई एक बिंदु जिसको कि त्रिआयामी रूप की रचना की जाती है उससे। दृष्टिपथ, तो क्या है, स्थिर बिंदु को और दृष्टि को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को दृष्टिपथ कहते हैं। यह दृष्टि बिंदु नहीं दिखाई देगा। क्षितिज रेखा, लाइन ऑफ ऑरिजिन या फिर आई, इसमें देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्थिर बिंदु के ठीक सामने जिस बड़ी रेखा की कल्पना की जाती है वह क्षितिज रेखा। स्थिर बिंदु हो गया हमारा किसी भी चित्र का, जैसे कैनवास हो गया, इसमें मानते हैं आप स्थिर। अब इसके सामने जिस एक ऐसे पड़ी हुई काल्पनिक रेखा की क्या की जाती है, कल्पना, एक कल्पना की जाती है। इस काल्पनिक रेखा को ही क्षितिज रेखा कहते हैं। ये कोई रेखा बनाई नहीं जाती, इसमें क्या है, ऐसा लगता है कि कोई रेखा का निर्माण हो रहा है, उसकी कल्पना की जाती है। और दृष्टि स्तर भी कहते हैं, क्योंकि ये आंखों के समांतर, यानी जैसे हम देख रहे हैं उसके समानांतर है, तो इसलिए दृष्टि यानी आई लेवल कहते हैं। चित्र भूमि को आर पार बाएं से दाएं किनारे की काल्पनिक रेखा जो चित्रकार की दृष्टि तल पर क्षितिज को प्रदर्शित करती है। इस रेखा का प्रयोग मुख्यतः भूदृश्य चित्रण में, यानी कि जो भूदृश्य लैंडस्केप बनाते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा प्रयोग होता है, और वस्तु चित्रण इत्यादि में काल्पनिक ही रहती है। क्या है, वस्तु चित्रण को जब हम करते हैं तो इसमें कल्पना के रूप में, लेकिन भूदृश्य चित्रण में इसको दर्शाया भी जाता है। वैनिशिंग पॉइंट क्या है, वैनिशिंग पॉइंट में क्षितिज रेखा के वे बिंदु जहां आकृतियों की दोनों और तीनों ओर की सीमा रेखाएं जाकर मिलती हैं। क्या है इसमें, क्षितिज रेखा के वे बिंदु जहां आकृतियों के दोनों और तीनों ओर की, जैसे लंबाई चौड़ाई दो आ गई। अब इसमें क्या है, अगर थ्री डायमेंशनल दिखाए तो जो तीसरी रेखा भी जहां पे आके मिलती है तो ये बिंदु क्या है, वैनिशिंग पॉइंट है। क्या है, वैनिशिंग पॉइंट है। अब इसमें अब परिप्रेक्ष्य को देख लिया, उसमें देखा हमने रेखी परिप्रेक्ष्य के बारे में देख रहे थे। रेखी परिप्रेक्ष्य में ये सारे बिंदुओं को हमने देखा। अब इसमें आगे चलते हैं, घनवादी आकृतियों में जो पर्सपेक्टिव्स है वो कैसे क्या प्रयोग है। तो इस वर्ग में वे आकृतियां आती हैं जो वर्ग आयत के त्रिआयामी रूपों को बनाते हैं, जैसे क्या है, भवन है, पुस्तक, ईंट, साबुन, संदूक, चौकोर कोई भी टिकिया या चौकोर आकृतियां, वो क्या आती हैं घनवादी आकृतियों में।
अब इसमें क्या है, समांतर और कोणीय परिप्रेक्ष्य। इसमें समांतर और एंगुलर यानी पैरेलल एंड एंगुलर पर्सपेक्टिव। इसके प्रारंभिक अवस्था में रेखाएं आपस में समकोण बनाती हैं, जो समकोण तथा समांतर रहती हैं। ठीक है, आपस में समकोण बनाती हैं और समांतर रहती हैं। जब प्रारंभिक अवस्था में तो समकोण, बाद में समांतर, तो इसे क्या है, समांतर परिप्रेक्ष्य, पैरेलल पर्सपेक्टिव। और इनमें कोई दो रेखाएं हैं जो क्षितिज के किसी एक बिंदु पर नहीं मिलती। द्वितीय एवं तृतीय स्थिति में कुछ रेखाएं तो समांतर रहती हैं, यानी कि पैरेलल ही चली जाती हैं, और कुछ और रेखाएं होती हैं जो कि न्यून कोण बनाती हैं। न्यून कोण क्या होता है, जैसे 90 डिग्री से कोई भी छोटा कोण न्यून कोण, ये सारे न्यून कोण के तहत आएंगे। ये मान लेते हैं समकोण हो गया 90 डिग्री का। इसके अलावा इससे यहाँ पे भी खींचते हैं, कहीं भी एक लाइन खींच के कोण बनाए तो वो क्या होता है, न्यून कोण। न्यून कोण पे मिलती हैं तो ये क्षितिज बिंदु के किसी पर मिल जाते हैं, तो इसे कोणीय परिप्रेक्ष्य कहते हैं। क्या कहते हैं, एंगुलर पर्सपेक्टिव। जब यह मिलन किसी अदृश्य बिंदु पर होता है तो इस बिंदु परिप्रेक्ष्य यानी वन पॉइंट पर्सपेक्टिव, यानी ये जो मिलन है वो कहाँ पे, किसी बिंदु पे होता है, किसी एक ऐसे जो अदृश्य, तो वो क्या होता है, वन पॉइंट पर्सपेक्टिव। और यह मिलन दो बिंदुओं पे होता है तो टू पॉइंट यानी द्विबिंदु पर्सपेक्टिव हो जाता है। 3 पर हो तो 3 पॉइंट बोलते हैं। और 3 बिंदु तभी उपस्थित होते हैं जब हम किसी बहुत ऊंचे भवन या चौकोर मीनार को देखते हैं। क्या है, बहुत ऊंचे भवन या चौकोर किसी मीनार को देखते हैं। तो कोणीय परिप्रेक्ष्य के समस्त नियम किस पे लागू होंगे, 3 डायमेंशनल, जिसमें बेलन, शंकु या कोई भी 3 डायमेंशनल आकृति हो उसी पर। अब आ गया एक बिंदु तथा अनेक, सिंगल पॉइंट और मल्टी पॉइंट। इसमें क्या है, किसी चित्र में अंकित विभिन्न आकृतियों को हम जितने स्थिर बिंदुओं से देखते हैं, जितने स्थिर बिंदु से देखते हैं उतनी ही स्थितियां बनती हैं। उतनी क्या है, उतनी ही स्थितियां। ऐसा जानबूझकर, क्योंकि ये चित्रों में जो सौंदर्य को दिखाने के लिए चित्रकार करता है। और अगर जानबूझ के ना किया जाए तो उसे क्या, त्रुटि कहते हैं। अगर जानबूझ के किया जाए तो चित्र में सुंदरता आती है, और अज्ञानवश होता है तो उसमें त्रुटि उत्पन्न हो जाती है। अब क्या है, एरियल पर्सपेक्टिव या वातावरणीय परिप्रेक्ष्य। जिस प्रकार रेखांकित आकृति द्वारा किसी ठोस वास्तविकता एवं गहराई की अनुभूति, क्या है, वास्तविकता और गहराई की अनुभूति होती है, उसी प्रकार रंगत एवं मान के आधार पर भी दिखाया जाता है। उसमें क्या है, कलर के, हम क्या अभी पीछे देख रहे थे रेखाओं के द्वारा, अब हम देख रहे हैं रंगों के द्वारा, तो वो क्या है, एरियल। रेखाओं के द्वारा रेखीय परिप्रेक्ष्य, कलर के द्वारा जो उसमें दिखाया गया उसमें क्या है, एरियल परिप्रेक्ष्य यानी एरियल पर्सपेक्टिव। सामने दिखने वाले दृश्य पर वायुमंडल का भी प्रभाव पड़ता है। क्या है, कलरों के द्वारा वायुमंडल के प्रभाव को, जिसमें वायुमंडल में धूल आदि के कण होने के कारण वस्तु धुंधली, जैसे मान लेते हैं हमारा क्या हो गया कि कैनवास, हमने यहाँ पे कोई एक आकृति बनाई, ठीक, और इसको किसी भी कलर, और इसके बाद एक और यहाँ पे दूर क्या है, एक छोटी सी आकृति बनाई, इसको थोड़े धुंधले कलर में किया, तो इसमें क्या है, इसके सापेक्ष में ये पीछे की तरफ दिखेगा, यानी कि 3 डायमेंशनल इफेक्ट आएगा। और इसमें क्या दिखेगा, वायु, यानी कि जो धूल के कर के कारण, कणों के कारण जो आकृति में फेडनेस आ रहा है, क्या रहा है, फेड हो रही है, यानी कि धुंधली हो रही है, वो किस लिए हो रही, वायुमंडलीय प्रभाव। तो यहाँ पे क्या दिखाएगा, वायुमंडलीय प्रभाव, यानी कि वायुमंडलीय परिप्रेक्ष्य क्यों दर्शाया गया है। फिर उनके रंग भी बदल जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि उनके रंग भी बदल जाते हैं। प्रकाश की जैसे प्रकाश पड़ेगा या प्रकाश की स्थिति जैसे बदलेगी, वैसे कलर में भी चेंजेस आते हैं। इसी प्रकार वातावरण के धुंध के कारण जरा सी वस्तु भी अधिक दूर दिखाई देती है। ठीक, अब वातावरण अस्पष्ट होने पर दूर की वस्तु भी निकट, जैसे अगर मान लेते हैं बहुत धुंध हो तो ये बहुत दूर दिखाई देगी,
और एकदम क्लियर हो मोशन तो ये नजदीक दिखाई देगी। चित्र में दूरी और निकटता का बोध कराने के लिए छोटा बड़ा प्रदर्शित करने के अलावा रंग के विभिन्न तान या मानों को भी दिखाया जाता है। प्रोस्पेक्टिव बाय व्यू, ये क्या है? रंगत के द्वारा छाया विधि। जो प्रोस्पेक्टिव बना रहे हैं वो क्या है? रंगों के द्वारा। तो ठंडे और गर्म रंग को, जैसे गर्म रंग आगे की आकृतियों में और ठंडे रंग पीछे की आकृतियों में करते हैं। तो जब ठंडे वाले अग्रगामी तथा ठंडे रंग वाले पृष्ठगामी होती हैं आकृतियां, क्या ये आकृतियां हैं? चित्र के वे भाग जिसमें गर्म रंग का प्रयोग किया जाता है और ठंडे रंगों द्वारा गए भागों को आगे दिखाई देता है। जैसे जब गर्म रंगों को प्रयोग किया जाता है तो वो आकृतियां क्या आगे दिखती हैं और ठंडे रंग की आकृतियां पीछे दिखती हैं। इसका यही है। इंद्रधनुष के 7 रंगतें जो है इसी क्रम में और रंगों को प्रस्तुत करती हैं। ठीक। आकारों के नंदतिक का मतलब क्या है? सौंदर्य। नंदतिक का क्या है? यानी एस्थेटिकल, यानी सौंदर्य। एस्थेटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ फॉर्म, यानी आकारों की सौंदर्य परिप्रेक्ष्य। आधुनिक चित्रण में, जैसे कि आधुनिक जो चित्रण है उसमें वस्तु आकृति के वैज्ञानिक आधुनिक चित्रण, इसमें क्या है? वैज्ञानिक आधुनिक चित्रण में वस्तु आकृति के वैज्ञानिक छाया वृद्धि, यानी कि साइंटिफिक प्रोस्पेक्टिव के रूप में चित्र पर अधिक ध्यान नहीं। क्या है उसमें? साइंटिफिक जो उसका प्रोस्पेक्टिव उस पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता है। वैज्ञानिक क्षय वृद्धि रूप के चित्रण पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता है। क्या उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है? वहां यह दूसरे अर्थ में प्रयोग लाया जाता है। क्या है? दूसरे अर्थों में। क्षय वृद्धि का तात्पर्य क्या है? जैसे दृष्टिक्रम के कारण आकृति भंग को बनाना, दृष्टिक्रम के कारण किसी आकृति के भंग को बनाना। जैसे गोलाकार को अंडाकार में बदल जाता है, समकोण अधिक कोण में, न्यून कोण में समकोण जो है वो अधिक कोण या न्यून कोण में परिवर्तित हो जाए। इस प्रकार आकृति भंग को देखते देखते हम आदी हो चुके हैं और चित्रकार ऐसी अपेक्षा की जाती है। अब उसमें क्या आता है? परंतु जब उसमें क्या है? ज्यामिति सच्चाई से प्रस्तुत करें। क्या है? कुछ चित्रकार कोई सी भी आकृति को ज्यामिति, परंतु दूरीगत अनुभूति का आनंद प्राप्त करने और दर्शक के सहज जिज्ञासा के अनुभव को एक क्रिएटिव आर्टिस्ट दूसरे प्रयोग में लाता है। उसमें क्या है? दूसरे प्रयोग। फिर इस प्रकार वह वस्तु रूप के अंकन से बचते हुए वस्तु के रूप से छाया वृद्धि की पूरी सफलता से प्रयोग, छाया वृद्धि यानी कि प्रोस्पेक्टिव की पूरी सफलता से प्रयोग अपनी रचना में करता है। क्या करता है? अपनी रचना में। अब इसमें भी कई प्रकार होते हैं। जैसे पहला है आकृतियों के आच्छादन, यानी ओवरलैपिंग फॉर्म, एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए। अब इसमें क्या है? किसी विशेष अदृश्य बिंदु को और अग्रसर तो नहीं परंतु चित्र तल से क्षितिज की ओर और क्षितिज से दृष्टि की ओर एक गति उत्पन्न होती है, उसे क्या बोलते हैं? वो होता है आकृतियों के आच्छादन। यानी एक आकृति ये बनी, ये आकृति, इसको कुछ आच्छादित करते हुए दूसरी आकृति बनाई जाए, तो ये क्या होता है? फिर सहायक अंतराल के प्रयोग द्वारा प्रोस्पेक्टिव विद द यूज ऑफ नेगेटिव स्पेस। क्या है? नेगेटिव, खाली स्थान छोड़ दिया जाए, जिसमें क्या है? रचनाकार खाली स्थान के माध्यम से दर्शक की नजरों को आकृति से दूसरी आकृति तक ले जाता है। एक आकृति ये बनाई, इसके बीच में क्या है? नेगेटिव स्पेस, यानी कोई स्पेस छोड़ दिया जाए और दूसरी आकृति ये बनाई जाए। इसमें दोनों आकृतियों के अनुपात इस प्रकार सुनिश्चित किया जाता है कि दृष्टि एक रूप से दूसरे रूप तक स्वाभाविक रूप से, यानी इनके जो अनुपातों का ऐसा कहता है कि देखने से एक गति की वो अनुभूति होती है, रिक्त स्थान को पार करते हुए एक दूसरे तक पहुंचे तब नंदतिक यानी कि सौंदर्य का अनुभव करती है।
निर्देशांक रेखाओं द्वारा। अब निर्देशांक यानी कि गाइडलाइंस, निर्देशक रेखाओं द्वारा, जो गाइडलाइंस होती हैं उनके द्वारा कैसे दिखाया जाएगा ये देखते हैं। दृष्टि को आगे या पीछे ले जाने के लिए, यानी कि आगे की आकृति है या पीछे की आकृति है, इसके लिए निर्देशक रेखाओं का सहारा है। एक क्या है, गाइडलाइन का सहारा लेना पड़ता है। इनके इस्तेमाल करके अग्रगामी या पृष्ठगामी प्रभाव उत्पन्न किया जाता है, यानी कि आगे की आकृति है या पीछे की आकृति, इससे दिखाया जाता है। जिस प्रकार आकृति छोटा या बड़ा करके, परंतु बाहरी वर्ग के कोनों के अंदर के वर्ग में कोनों से यदि मिला दिया जाए तो यह अग्रगामी और पृष्ठगामी प्रभाव मिलता है। अब प्रोस्पेक्टिव बाय सिलिंड्रिकल फॉर्म, यानी कि लकार आकृतियों में, ये हम क्या देख रहे हैं, ये सारे हम ये जो भाग हैं इनको कौन सा देख रहे हैं, इनमें एरियल प्रोस्पेक्टिव्स का यूज करके। रेखीय प्रोस्पेक्टिव तो देख लिया हमने, अभी क्या है एरियल प्रोस्पेक्टिव क्या है। इसमें क्या रंगों के द्वारा हम दिखाते हैं। बेलनाकार आकृतियों में परिप्रेक्ष्य या क्षयवृत्त अंकित करते समय जो मुख्य समस्या आती है वो उसके गोलाकार एवं वृत्ताकार तल। बेलन कैसे बनता है, ये बन गया, इसमें ये बनता है, ये क्या है बेलन। अब इसमें क्या है, जब ऐसी आकृतियां दिखाते हैं तो ये जो वृत्ताकार वाला जो तल है ये उसमें समस्या आती है, कारण उसकी कोई भुजा नहीं होती, इसमें क्या है कोई भुजा नहीं है, और जैसी बनी आकृति में होता है। अतः गोल आकृति में वृत्ताकार तलों को वर्गाकार सम, अब इसको क्या है उसमें वर्गाकार के रूप में, ऐसे वर्गाकार रूप में इसको बांट लिया जाता है और प्रोस्पेक्टिव के रूप में सहायता होती है। सारा अंकन घनाकार की भांति कर दिया जाता है। अब इसमें क्या है, इसको घन के आकार का इसको किया जाता है, यानी कि ये बन गया ये। अब बेलन को इस प्रकार से दर्शा दिया जाता है। ये जो बेलन का फॉर्म है इस टाइप से इसको बना के इस तरह से, तो दोनों को तलों को मिलाने वाली रेखाओं को उसी प्रकार, यानी ये तो रेखाएं सेम हो जाएंगी दोनों तल को मिला दी, लेकिन जो दो वृत्ताकार तल है उनको क्या है वर्ग के आकार में दिखा के इसे बनाया जाता है। वर्तुल आकृतियां यानी भाई सर्कुलर फॉर्म, वर्तुल यानी सर्कुलर। प्रोस्पेक्टिव इन सर्कुलर फॉर्म में क्या होता है, सेम वैसे जैसे उसमें किया गया। वर्तुल आकृतियों को छाया के रूपांकन में कोई विशेष अंतर नहीं होता, लेकिन वर्तुलाकार जैसे छाता हुआ, आधा कटा शेप के अंकन को गोलाकार तलों को अंकन की विधि अपनानी पड़ती है। जैसे गोलाकार तल के कैसे बनाया हमने, उसको स्क्वायर के शेप में, विभिन्न परिस्थितियों में गोलाकार तल अंडाकार तल में परिवर्तित। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये जो हमने फॉर्म ऐसे बनाया, ये एक अंडाकार रूप का ये जो गोल है, वृत्त है, वो क्या होगा ऐसे अंडा के रूप में, यानी अंडाकार के रूप में बन जाएगा। अब कुछ कैरोस क्या होता है, कैरोस्क्यूरो, कैरोस्क्यूरो जिसे छाया प्रकाश कहते हैं, छाया प्रकाश को क्या कैरोस्क्यूरो कहते हैं। अब 3 डायमेंशनल जो छाया प्रकाश के द्वारा, प्रोस्पेक्टिव के द्वारा देख लिया आपने, अब क्या है छाया प्रकाश के द्वारा कैसे, तो जब भी हम कोई भी 3 डायमेंशनल आकृतियां बनाते हैं तो उसमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। क्या होती है, लाइट। जैसे 3 डायमेंशनल दिखाएंगे तो कोई डार्क भाग होगा, कोई लाइटेड पार्ट, यानी कि शेड एंड लाइट। 3 डायमेंशनल में शेड एंड लाइट का। तो जो चित्रित की जाने वस्तु पर एक ही स्थान पर प्रकाश डालता रहे, ठीक, और जब प्रकाश एक ही बिंदु से आता है तो वस्तु के कुछ भाग पर अधिक और कुछ भाग पर कम पड़ता है। जो पीछे का पार्ट होगा उसमें कम पड़ेगा, फ्रंट वाले पार्ट में ज्यादा पड़ेगा। अब इसी दृष्टि से एक पिंड या एक घन पर प्रकाश डालता है। अब इसमें क्या है देखते हैं। अब इनमें क्या है, जो प्रकाश लाइट है उसको कई पार्ट में बांटा गया है। कौन सा, अति प्रकाश जिसे चरम लाइट, चरम प्रकाश या हाई लाइट, फिर प्रकाशी भाग उससे थोड़ा सा कम होगा जो कि लाइटेड पार्ट है, फिर मिडिल टोन एरिया यानी मिडिल प्रकाश, छायांकित शेडेड। अब ये क्या है, ये बीच का पार्ट आ गया। अब यहां से शेडेड शुरू होंगे, शेडेड आ गया,
प्रतिबिंब यानी रिफ्लेक्टेड लाइट, जो उसके जो छाया प्रकाश बने, और प्रतिछाया यानी कास्ट शैडो यानी उसकी पूरी की पूरी छाया। अब चरम प्रकाश क्या है? यहाँ पे वस्तु पर पड़ने वाले प्रकाश सबसे अधिक होता है। प्रकाशित में बहुत मतलब पर्याप्त मात्रा में पड़ता है, इतना नहीं पड़ता कि बहुत ज्यादा, लेकिन वो भाग जहाँ पे पूरा लाइटेड होता है, चरम प्रकाश के समीप वाला प्रकाशित भाग होता है। मध्यम, मध्यम कहता है यह प्रकाश के अंधकार को मिश्रित करता है, ये प्रकाश और अंधकार दोनों के बीच का पार्ट है और वहां पे प्रकाश होता है। छायांकित, जहां से अंधकार की शुरुआत होती है, यहां से डार्क शेड शुरू होता है। प्रतिबिंब में क्या है? छायांकित का अंधेरी स्थान पर किनारे के विपरीत दिशा में आने वाले प्रकाश से अंधकार अथवा छाया की मात्रा कम हो जाती है। छाया की मात्रा, और यह प्रकाश जितना अधिक होगा अंधकार उतना ही कम होगा। फिर प्रतिछाया क्या है? वस्तु की भूमि पर पड़ने वाली छाया, यानी उसका क्या? परछाई जिसे बोलते हैं, उसका क्या? परछाई। यह वस्तु के छायांकित भाग की अपेक्षा अधिक अंधकार होती है। ये जो छायांकित भाग है उससे अधिक अंधकार में होती है। अब इन दोनों में क्या है? छाया प्रकाश और परिप्रेक्ष्य में क्या संबंध है? प्रोस्पेक्टिव और लाइट एंड शेड। लाइट एंड शेड जिसे छाया प्रकाश कहते हैं, शेड यानी छाया, लाइट प्रकाश। छाया प्रकाश का यह विभाजन समीप की वस्तु के आधार पर किया जाता है। क्या है? समीप की वस्तु की। दूर की वस्तुओं में प्रकाश तथा अति प्रकाश वाले भाग एक समान दिखाई देते हैं। जो दूर की वस्तु है उसमें पता नहीं चलता। ये क्या? नजदीक की वस्तु में ही छाया प्रकाश को हम दर्शा पाते हैं। छायांकित भागों में प्रतिबिंब प्रकाश नहीं दिखाई देता है। क्या है? प्रतिबिंब प्रकाश नहीं दिखाई देता है, जबकि निकट की वस्तुओं में छायांकित भागों के विवरण भी स्पष्ट, यानी जो नजदीक की वस्तु है उसमें पूरा अच्छे से उसके डिटेल्स दिखाई देते हैं। दूर की वस्तुओं को छाया सपाट होती है। अगर हम किसी चित्र में एकदम ये दूर की वस्तु कैसे दिखाते हैं तो इसमें जो छाया दिखाएंगे वो सपाट सी रहेगी, लेकिन जो फोरग्राउंड यानी कि आगे की होगी इसमें छाया प्रकाश के पूरे अच्छे से डिटेल किया जाएगा। फिर दूर की वस्तु को छाया प्रकाश दोनों ही धुंधले हो जाते हैं। दूर की वस्तु में छाया और प्रकाश दोनों ही पता नहीं चलेगा, अर्थात न चमकदार होता है न छाया गहरी होती है। कभी कभी निकट के वस्तुओं में पैच वर्क बनाने के लिए आदि चित्रकार ने अपने नेत्र, ये वाला पार्ट है क्या है? आधे बंद। कई आकृतियां आजकल आती हैं जिसमें क्या है कि हम आधे आंख को बंद करते हैं तो उसमें कोई अलग सा इफेक्ट आता है, किसी भगवान का चित्र या किसी चीज को दिखता है, और पूरा खोलेंगे तो वो चित्र नहीं दिखेगा। ऐसे करके वो क्या है? प्रभाव दिखाते हैं। फिर उसी के आधार पर चित्रण होता है। और सिर्फ प्रकाश, उसमें क्या है? लाइट को देख रहे हैं हम, जैसे आधी आंख बंद कर दें तो कम लाइट में वो दिखेगा और ज्यादा लाइट में वो आकृति नहीं दिखेगी। सिर्फ प्रकाश और छाया से ही रेखाएं नहीं बनाई जाती। अब प्रोस्पेक्टिव और फॉरशॉर्टिंग यानी इन दोनों का क्या है? तो अब इसमें क्या है देखते हैं। चित्रकला के प्राचीन शास्त्रीय ग्रंथों में कला मर्मज्ञों ने छाया विधि का उल्लेख किया है। क्या? किसका? छाया विधि। और देखिए, छाया, प्रोस्पेक्टिव एंड फॉरशॉर्टिंग, इनके अर्थ एक ही निकलते हैं, लेकिन उसमें क्या है? टेक्निकलिटी में, उसके जो टेक्निकल में थोड़ी सी अंतर है, उसको देख रहे हैं हम। और आधुनिक मर्मज्ञों में इसे यूरोप संदर्भ में परिप्रेक्ष्य कहा गया है। प्रोस्पेक्टिव किसमें? यूरोप के संदर्भ में। लेकिन जो हमारे कला मर्मज्ञ हैं यानी कि भारतीय जो पुराने, उन्होंने क्या है? इसे फॉरशॉर्टिंग यानी कि क्षय विधि कहा है, क्षय वृद्धि। तथा परिप्रेक्ष्य या क्षय वृद्धि एक ही सिक्के के दो पहलू। क्या है? एक ही सिक्के के दो पहलू। शैलेंद्र नाथ डे जी ने क्या कहा है? काल्पनिक रेखाओं को ही परिप्रेक्ष्य कहते हैं। क्या कहा? काल्पनिक रेखाओं को परिप्रेक्ष्य। और क्षय वृद्धि में सौंदर्य और व्यंजना के आधार पर वस्तुओं के आकारों को घटाया एवं बढ़ाया जाता है। फिर क्षय वृद्धि वह वैज्ञानिक ढंग है जिसकी सहायता से ठोस आकारों को समतल सतह पर इस प्रकार अंकित किया जाता है
जिससे कि उनका रूप आकृति की तरह ही ठोस व प्रमाण युक्त दिखाई दे। माने जिसे उसमें एक विशिष्ट दृष्टि बिंदु देखा गया। ऐसा करने पे क्या है, कुछ आकृतियों के अंग अवश्य ही आते हैं और कुछ क्षय हो जाते हैं, यानी कुछ कम हो, क्षय यानी कि घट खत्म हो जाना, और कुछ आते हैं। ये क्या है, रूपप्रद कला के मूलाधार नामक पुस्तक है किसकी, एस.के. शर्मा और आर.ए. अग्रवाल जी की। उन लोगों ने इसे कहा है, क्या कहा है उन लोगों ने, किसने, एस.के. शर्मा और आर.ए. अग्रवाल। क्या, रूपप्रद कला के मूलाधार पुस्तक से। और क्षय वृद्धि के कुछ दृष्टिकोण है। क्या है क्षय वृद्धि के, उनको देखते हैं। पहला है, रंगत के धुंधलेपन के अतिरिक्त पृष्ठगामी आकृति का रूप क्षय होता है। अब क्या इसमें आ गया, रंगत के धुंधले, रंगत का तो धुंधलापन होता ही है, इसके अलावा भी जो पृष्ठ की आकृति है, आगे की अपेक्षा, ये क्या है, सापेक्षिक में चलेंगे। सापेक्ष यानी आगे के सापेक्ष, आगे की आकृति के सापेक्ष में, उसमें क्या होता है, कुछ रूप का क्षय यानी कुछ दिखाई नहीं देगा उसके रूप में। तथा पृष्ठगामी समांतर रेखाएं एक निश्चित कोण पर झुकती प्रतीत, एक निश्चित कोण पे क्या होती है, झुकती हुई प्रतीत होती है। कौन सी, समांतर रेखाएं। इस प्रकार दर्शाई क्षय वृद्धि को रेखीय क्षय वृद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं, लीनियर फॉरशॉर्टिंग। फिर दूर की आकृतियों के रंगत पास की आकृतियों के परिप्रेक्ष्य में धुंधली और कम प्रकाशवान होते हैं। दूर का कम दिखेगा ये, तो इसलिए वैसे ही दिखाया जाता है। और दूर से दूर होने पर प्रत्येक रंगत का प्रभाव ठंडा, जैसे जैसे वो दूर होंगे वो रंगों का प्रभाव क्या है, ठंडा होता जाएगा। इस प्रकार केवल धुंध और वर्ण को पृष्ठगामी बनाकर भी वातावरणीय क्षय यानी कि एरियल फॉरशॉर्टिंग दिखाई जाती है। और केवल आकार के क्षय एवं वृद्धि के आधार पर नंदतिक, नंदतिक यानी सौंदर्यिक दूरी का प्रभाव उत्पन्न करने के नंदतिक क्षय वृद्धि यानी कि एस्थेटिकल फॉरशॉर्टिंग कहते हैं। यह वातावरणीय और रेखीय क्षय वृद्धि के वैज्ञानिक सिद्धांत से भिन्न है। भारतीय लघु चित्रों में इस सिद्धांत के आधार पर रचना, भारतीय लघु चित्र कौन कौन से हैं, पाल शैली में आएंगे, जैन शैली आएगी, अपभ्रंश मुगल शैली में लघु चित्र बने, पहाड़ी शैली, राजस्थानी शैली, इन सब शैलियों को जो लघु चित्र शैली पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि इसमें क्या किस चीज का नंद यानी सौंदर्यिक क्षय वृद्धि जो है, सौंदर्यिक क्षय वृद्धि यानी एस्थेटिकल फॉरशॉर्टिंग का बहुत ही अच्छे से प्रयोग किया गया है। रेखीय क्षय वृद्धि क्या है, उन सभी वस्तुओं को जिनके चित्रण अध्ययन काल में किया जाता है। क्या है, जब अध्ययन, उनके चित्रण क्या है, जब हम चित्रकला की पढ़ाई करते हैं उसमें, इसमें कुछ ठोस ज्यामितीय आकार होते हैं जैसे क्यूबिस्ट, इसमें कौन कौन से आएंगे, पुस्तक आएगा, डिब्बा, संदूक आदि। सिलेंड्रिकल, इसमें गोल डिब्बे, बोतल हो गई। और स्फेरिकल में इसके अंदर गेंद हो गया, मिट्टी का घड़ा, इस टाइप के अलग अलग आते हैं। तो इस प्रकार से वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो हम आज केवल इसी को चित्रांकन पद्धतियों को ही देखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। और दूसरे वाले वीडियो में हम जो उसके माध्यम और प्रविधियां यानी कि मीडियम एंड टेक्निक्स है उसको देखेंगे। तो चलिए, धन्यवाद।